नमस्कार माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं एचपी पटवारी के लिए फ्री वीडियो कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। एंड उसी दिशा में ये पहला वीडियो है। और आज मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूंट्स असेंबली के रिगार्डिंग बात करूंगा। और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस टॉपिक को समझेंगे। कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों ही चीज़ों को हम कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा। साथ साथ में आप रनिंग नोट्स बनाते चलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो के बेसिस के ऊपर हम MCQ सेशन लेके आएंगे, जहाँ पे हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों बनाई गई थी, क्या डिमांड थी इसकी एक्चुअली, एंड बाय दिस हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये हम देखेंगे। सेकंड, हम इसमें इसकी वर्किंग या क्या इसने काम किए थे, क्या फंक्शन इसने परफॉर्म किए थे, उनको देख लेंगे। एंड मेन पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसको समझ लेंगे। कैसे ये फॉर्म्ड हुई ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वेरियस कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाई गई थी, वो हम देख लेंगे। एंड हम इसमें जैसे कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, एक तो यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं रिगार्डिंग, तो हम वो देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वी आल्सो सी, एज यू नो, वेरियस आइडियाज़ वी बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से क्या बोरो किया गया था वो भी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनता है, एज 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 आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो वीडियो को हम छोटा रखेंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक अब आप बने हुए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी बन जाएगी इस टॉपिक को लेके। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, वंस क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, क्या इसका बैकग्राउंड रहा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो तभी ये आइडिया आया था, नहीं। आइडिया तो बहुत पहले का था। बहुत पहले से हम कोशिश कर रहे थे। इंडियन माइंडसेट था, जैसे मॉडर्न फेज था ना, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री जब करेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन जब मॉडर्न फेज चल रहा था, तो अराउंड 1895 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल पेश किया गया था बाय एक स्मॉल सोसाइटी, आई थिंक इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल पेश किया गया था। एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप एक्चुअली। एंड ग्रेजुअली देर आर डिफरेंट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश, लाइक मॉन्टेग्यू चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, जहाँ पे हमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात को प्रोमिस किया गया था। देन नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, एंड दैट इज़ द फर्स्ट मेजर इंडियन अटेम्प्ट एक्चुअली वी कैन से, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात की गई थी। ठीक है। तो ये ग्रेजुअल मूवमेंट हो ही रहा था। और 1934 जहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अब वो बात कर लेते हैं। ये तो खैर ऐसे ही था, लेकिन 1934 ये आपको लिखना चाहिए। 1934 में फर्स्ट टाइम, पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसके बारे में फर्स्ट टाइम जिसने प्रपोज किया गया था, मतलब प्रपोजल रखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए, वो किसने बनाई थी। ये M N रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
स्टार मार्क लिखा है उसके ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कौन वो थे जिन्हें प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट टाइम। एंड 1934 में एम एन रॉय जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई थी। ठीक है, और इसको इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखनी है एम एन रॉय जी की। देन अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, एंड फाइनली इन 1946 कैबिनेट मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, याद रख लेना इस बात को। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्लान था वो। वहाँ पे ऑप्शन में आपको क्रिप्स मिशन भी दिया जा सकता है, अगस्त ऑफर दिया जा सकता है ना, तो ये ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, तो एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, क्या वो सोवरेन बॉडी थी या नहीं थी? सोवरेन बॉडी थी या नॉन सोवरेन बॉडी थी? क्या रहेगा आंसर आपका? प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपका स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर वो सोवरेन बॉडी लिखेगा तब भी वो ठीक है, नॉन सोवरेन बॉडी लिखेगा तब भी वो ठीक होगा, लेकिन किस कंटेक्स्ट में पूछा है वो बता देता हूँ। देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में, तब हमारा देश क्या था? आज़ाद नहीं था। आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और कौन सा एक्ट पास किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया था, तो तो वहाँ पे तीन मेजर चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। ये तीन मेजर चेंजेस क्या थे? देखिए, आपने सुनना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने लिख लेना है, आपको एक कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, हम रिवाइज भी साथ साथ में ही करते हैं, कर लेंगे इसके बाद, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपकी क्लैरिटी बन जाएगी। आप जस्ट सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये सिर्फ आप ये लिखिए, एम एन रॉय लिखिए, आपके नोटबुक में सिर्फ इतना होना चाहिए, अभी तक इतना। एंड दूसरा ये कैबिनेट मिशन प्लान वाला, बस इतना। बाकी आप सुनिए कि सोवरेन बॉडी थी या नहीं थी। सोवरेन पता है ना आपको क्या होता है? सोवरेन मतलब को किसी के अंडर काम नहीं कर रही है, वो अपने खुद से अपने 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 तरीके से काम कर सकते हैं, ना कि किसी के अंडर काम करना होता है। दैट इज सोवरेन, राइट? बेसिक, वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और ये ब्रिटिश के अंडर ही काम कर रहे थे। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो सोवरेन बॉडी नहीं थी 1946 में जब ये बनी थी। ठीक है, लेकिन 1947 जब एक्ट पास हुआ था, थ्री मेजर्स किए गए थे। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप यही था कि इसको सोवरेन बॉडी बनाया गया था, सोवरेन बॉडी बनाया गया था। ठीक, तो पहला तो यही था। सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि देखिए, जो टोटल जो थे वो कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? 389 थे। ये रिड्यूस करके 299 कर दिए गए थे। ये भी लिख लो कि ओरिजिनल कितने मेंबर थे? 389, और बाद में 299 रह गए थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान के एरिया में थे, वो विड्रॉ कर गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, ताकि उसके बाद 299 रह गए थे। ये पहली बात, ये दोनों ही आपने लिखना है। पहले 389 थे, फिर 299 रह गए थे,
बाकी कहानी आपको पता है क्यों रह गए थे, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो चले गए थे, इसलिए 299 रह गए। इस सब कुछ लिखने की बात नहीं होती है, आपने सिर्फ 389 लिखना है, फिर 1947 यहाँ ऐसे लिखो, यहाँ पे 1946 लिखो, शॉर्ट नोट ऐसे बनाए जाते हैं, फिर 1947 लिखो और यहाँ पे लिखो 299, ये माइनस हुए थे, यहाँ पे लिख लो मुस्लिम लीग, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये चले गए थे, राइट। तो ऐसा आपको लिखना है। फिर एक तीसरा चेंजेस था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक और फंक्शन दिया गया था, वो दे दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली का। देखो पहले इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम ये होता है कि संविधान बनाना था, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, राइट। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा होती है, पार्लियामेंट होती है, उनका क्या काम होता है, कानून बनाना, लॉ बनाना। तो बाद में इसको कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था 1947 में, ठीक है। और ये इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये अधिकार दे दिया गया था, ये कुछ भी कानून जो है, जो पहले के चले आ रहे हैं ब्रिटिश टाइम के, उनको ये उनको ख़त्म भी कर सकते थे और अपने तरीके से नया कानून बना सकते थे, या अपनी मर्जी से उसको जारी भी रख सकते थे, जैसा उनको ठीक लगे। मतलब सोवरेन थे, बिल्कुल अपने तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन 1947 से पहले ये ब्रिटिश के कानून को नहीं डिलीट कर सकते थे, नहीं उनको बंद नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनको उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो सोवरेन नहीं थी। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछे कि सोवरेन थी या नहीं थी, या सोवरेन थी लेकिन 1947 से पहले सोवरेन नहीं थी, 1947 के बाद सोवरेन हुई। और 1947 के बाद 3 मेजर चेंज किए गए थे। एक तो असेंबली का साइज छोटा हो गया था 389 से 299। सेकंड इसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक और फंक्शन दे दिया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह, सेकंड फंक्शन। तीसरा क्या था, तीसरा था कि ये सोवरेन बॉडी बन गई थी नॉन सोवरेन बॉडी से, राइट। ये 3 मेजर चेंजेस थे, आपको याद रखना है ये, आपको सिर्फ इतना लिखना है, नॉन सोवरेन टू सोवरेन, टू सॉरी 389 टू 299। बाकी और इसमें लिखना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपके नोटबुक में इतना होना चाहिए। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद ये हुआ। फिर इसमें क्या किया हमने, देखिए एक और चीज़ बताता हूँ। जो 399 मेंबर थे, बताइएगा ये कौन कौन से मेंबर थे, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी थी, इसमें मेंबर कहाँ कहाँ से थे। तो इसमें दो प्रकार के मेंबर आपको याद रखना है। एक जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, हमारा जो इंडिया था ना, इंडिया, ठीक, इंडिया था, ऐसा नहीं था पाकिस्तान भी इसमें ही था उस टाइम। तो कुछ कुछ जो एरियाज थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर थे, उनको हम बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, राइट। और एक थी प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजाओं का रूल चलता था, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश जो पावर थी उसको एक्सेप्ट तो किया ही था, लेकिन वो प्रिंसली स्टेट थी, मतलब वहाँ का डायरेक्टली वो अंडर ब्रिटिश नहीं थे, वो प्रिंसली स्टेट के अंदर, मतलब राजा महाराजाओं का उनका रूल चलता था, तो उनको हम प्रिंसली स्टेट बोलते थे। तो दो प्रकार की एरिया थे, ठीक है। इन दोनों में से ही हमारे जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए थे, और इन दोनों का ही आने का, इलेक्ट होने का तरीका अलग था। जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस यहाँ से इलेक्ट होके मतलब इलेक्शन हुआ था, तब मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजे गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ से सीधा किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे, ठीक। तो इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्योरली इलेक्टेड थे,
नहीं, प्योरली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। क्या प्योरली नॉमिनेटेड थी? नहीं, प्योरली नॉमिनेटेड भी नहीं थी। दोनों ही मेंबर थे। तो क्वेश्चन कैसा भी ना जा सकता है, लेकिन अभी आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर जो थे वो इलेक्टेड भी थे प्लस नॉमिनेटेड भी थे। ऐसे लिख लो, ऐसे आपकी नोटबुक में होना चाहिए। असेंबली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। और यहाँ पे नीचे लिख लो इलेक्टेड कहाँ से थे? प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से थे। नॉमिनेटेड कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से थे, प्रिंसली स्टेट से, राइट। और इलेक्टेड कैसे थे? क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे? बताइएगा, कैसे थे? ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। देखिए पता क्या था, प्रोविंसेस में आपको पता होगा कि सरकार चलती थी। कैसे सरकार चलती थी? जैसे अब चलती है, जैसे स्टेट्स में होती है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली थी। वो उन्होंने क्या थी, जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उन्हीं ने वोट डाल के मेंबर्स चुने थे, ठीक। उन्होंने वोट डाल के मेंबर्स चुने थे। ये जो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो मेंबर थे, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हम राज्यसभा में अभी भेजते हैं ना, जैसे हमारे एमएलए चुन के, जो हमने चुने हुए थे हैं, वही चुन के राज्यसभा के मेंबर को भेज के पार्लियामेंट में भेजते हैं। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, उन मेंबर्स ने चुन के कुछ लोगों को आगे लोगों को चुन के क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा था। सिमिलरली सेम जैसे आज होता है, ठीक है। और कौन सा मेथड यूज़ किया था? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सेम सिस्टम आज हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर्स के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब हम इलेक्शन होता है तो इसी मेथड को यूज़ करके किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम बाद में करेंगे ही, जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर करेंगे, उस टाइम हम सब देखेंगे ही। लेकिन फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन हुए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, पहली बात। दूसरा कौन सा मेथड यूज़ किया था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। क्या ये सोवरेन बॉडी थी? नहीं, सोवरेन शुरू में नहीं थी, बाद में बनी। इसमें क्या ये नॉमिनेटेड मेंबर थे या इलेक्टेड मेंबर थे? इसमें दोनों तरह के ही मेंबर थे, नॉमिनेटेड भी थे और इलेक्टेड भी थे। क्या इलेक्शन डायरेक्ट थे? नहीं, इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट थे। तो मेथड कौन सा यूज़ किया था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट बनती है, जैसे कैंडिडेट 1 2 3, इसमें प्रेफरेंसेस वाइज वोट दिए जाते हैं। जैसे प्रेफरेंस 1, इसको मेरी प्रेफरेंस 1 होगी तो इसमें अपनी प्रेफरेंस बताई जाती है एक्चुअली में, राइट। खैर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इस तरह से आपको लिखना है नोटबुक में। आपकी नोटबुक में नोट्स कैसे बनेंगे ये सब नहीं लिखना है, ये तो बता रहा हूँ, आपको याद भी रह जाएगा। आपको लिखना है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, प्रोविंसेस में इलेक्टेड थे, ये थे। और यहाँ पे लिख लो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। आगे मेथड लिख लो कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बस इतना लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में कैसे भी, ताकि आपको दोबारा पढ़े तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने अच्छा कुछ डेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ना, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ये लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग। इसको किसने चेयर किया था, या किसने प्रिजाइड किया था बोल सकते हैं, फर्स्ट मीटिंग का। फर्स्ट मीटिंग को बताइए, फर्स्ट मीटिंग को किसने, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे बड़े थे वहाँ पे, ठीक है, सबसे सीनियर मेंबर थे। तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है, उसी के बेस पे इनको अपॉइंट किया गया था। और 11th आई थिंक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट नहीं, सॉरी, एक ही थे, प्रेसिडेंट चुना गया था। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चुना गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद लिख लो, याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आरपी थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट मीटिंग को किसने चेयर किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गए प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, ये बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट कितने थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, कितने थे? मोस्ट प्रोबेबली आप बोलेंगे एक, आपने नहीं पढ़ा होगा तो, और वहाँ ऑप्शन में भी ऐसा होगा और आप ये करके आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, कितने थे? 2 थे। तो पहला तो इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि हाउ मैनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? देयर वाज 2 वाइस प्रेसिडेंट। अब उनके नाम बताओ, लिख लो। नाम तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुना होगा, क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है ना। 2 तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। नाम उनके थे, एक रख लो हाई कोर्ट से याद, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। और दूसरे याद रख लो, वी टी कृष्ण नामचारी, वी टी कृष्ण चारी, कृष्ण नामचारी, राइट। नाम इतने इंपॉर्टेंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 2 थे ना, अगर एक होता तो शायद सीधा क्वेश्चन बना भी देते, लेकिन 2 भी बना सकते हैं कि वो तो ए एंड बी इस तरह से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा ना कि 2 हैं, तब भी आप करके क्वेश्चन कर पाएंगे वहाँ पे, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि 1947 में इसको बना दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। याद है ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बारी आती थी, मतलब जब लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की बारी आती थी, लॉ बनाने की बारी आती थी, और ये था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या था कि हमारे संविधान को बनाने की बारी आती थी, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हम इस तरह की मीटिंग करते थे तो हम ये करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने, क्या नहीं बने। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बारी आती थी तो हम वहाँ पे लॉ बनाने की बात करते थे, ठीक है। तो लॉ बनाने की जब बारी आती थी तो तब कौन इसके प्रेसिडेंट होते थे? और जब ये बनाने की बारी आती थी तो कौन प्रेसिडेंट होते थे? ये मैंने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करते थे तो कौन प्रेसिडेंट होते थे? जीवी मालवांकर, जीवी मालवांकर, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, जीवी मालवांकर। लेकिन यहाँ पे जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बारी आती थी तब ये लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिजाइड करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारी कमेटीज बनी थी, तो पहले तो ये बताओ कि कितनी सारी कमेटीज बनी थी, कितनी सारी कमेटी बनी थी, बताइए। हाउ मेनी कमेटीज वर फॉर्म्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? देयर वर टोटल 22 कमेटीज, ठीक। सबके पता जरूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नंबर पता जरूरी होना चाहिए कि 22 कमेटीज पर थे। कुछ माइनर थी, कुछ मेजर थी,
लेकिन कुछ के नाम हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको थोड़ा सा और भी देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को, क्योंकि इस बार आपने HPAS 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो शायद वहाँ पे ये पूछा गया था कितने मेंबर थे, शायद एक स्टेटमेंट थी उसमें। तो देयर वर हाउ मेनी मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी, कैन यू टेल मी? देयर वाज 7 मेंबर, 7 मेंबर्स, नो नीड टू नो अबाउट द मेंबर्स। ज़रूरत नहीं है आपको नाम पता हो सबके, सिर्फ एक नाम पता होना चाहिए, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, देखिए मुझे पता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके इस वीडियो को सुन सकते हैं, और एक बार एंड में हम इसको समराइज भी करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको बता दूंगा कि आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इतने 25 मिनट हो गए हैं, कितने लोगों ने अभी तक बने हुए हैं, लेकिन बने हुए तो आपको मुबारक है। आप बहुत अच्छा, आप सीरियस हैं इस पढ़ाई के लिए, तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं। और मतलब आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे डेफिनेटली। बहुत सब कुछ हम कवर करने वाले हैं ना, इससे बाहर क्या ही आएगा। 7 मेंबर थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये आपको पता होना चाहिए। और चेयरमैन कौन थे, सबको पता है, B. R. अम्बेडकर। B. R. अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बाकी कमेटीज़ भी देख लेते हैं। बाकी कमेटीज़ क्या हैं? तो वो थी यूनियन कमेटी। देखिए आपके पास बुक होगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, तो सीधा ही मैं लिख देता हूँ यूनियन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, फिर यूनियन पावर कमेटी थी, एंड देयर वाज स्टेट कमेटी। तो एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब यूनियन और स्टेट की बात आती है, तो वहाँ पे सीधा नेहरू, नेहरू जी इसके क्या थे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, इसके चेयरमैन थे। ठीक है। और जब प्रोविंसेस की बात आएगी ना, प्रोविंसेस, ये एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। और एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट, कौन सी एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी प्लस फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट, एक सेकेंड। तो प्रोविंशियल कमेटी थी और ये एक माइनॉरिटी कमेटी थी। अब प्रोविंशियल कमेटी की बात आएगी, यूनियन और एक प्रोविंसेस। यूनियन और स्टेट की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रोविंशियल और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, इनके ऊपर बात आएगी तो आपने सीधा लिख देना है सरदार पटेल जी। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जब भी आपको यूनियन दिख गया, स्टेट दिख गया, तो सीधा आप नेहरू जी लगा दो। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है कि B. R. अम्बेडकर हैं। प्रोविंशियल एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो सरदार पटेल जी लगा दो। एंड एक और है स्टेयरिंग कमेटी। स्टेयरिंग कमेटी, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वो यही थे हमारे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो मतलब सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, राजेंद्र प्रसाद के पास होगी। तो स्टेयरिंग कमेटी के जो हेड होंगे वो राजेंद्र प्रसाद जी ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रूल भी बनाएंगे तो रूल्स कमेटी भी आ जाएगी, रूल तभी तो चलेगा। तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये मेजर कमेटी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ माइनर कमेटी भी थी, आपको जरूरी नहीं है कि उसके बारे में पता हो। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एंड एक और चीज़ थी, हाँ, इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कब पास किए गए थे। हमारी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए गए थे, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा ये पास किए गए थे। और ये बेसिस बने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब आधार रखी थी हमारी बेसिक जो फाउंडेशन थी, या फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल बेसिस जो थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर बना था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही बना था।
ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हमारा एक स्टेटमेंट बना के कि हमारा जो अ, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन था फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, किसके द्वारा दिए गए थे ये देख लेना, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसकी डेट जो है 13 दिसंबर, मतलब 4 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, 4 दिन इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको डेट याद नहीं रहती है। तो बस 9 दिसंबर तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बस उसके 4 दिन बाद मतलब 13 तारीख को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया था और ये सर्वसम्मति से सबने पास किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन किए गए थे, मतलब एक तो लॉ बना रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बना रहे थे, और क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि अब ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने इंडिया की मेंबरशिप जो है वो कॉमनवेल्थ के लिए क्या किया गया था, रेटिफाइड किया गया था, जो कि मई 1949 में किया गया था। मई 1949 में कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप के लिए रेटिफाइड किया था, मेंबरशिप रेटिफाइड रेटिफाइड द मेंबरशिप फॉर कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ की भी जो रेटिफाइड किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया था। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। डेट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट डेट से आपको एक आइडिया हो जाएगा किसने किया गया था। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है ये कब अडोप्ट किया गया था। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नहीं किया था, तो कब किया था, ये किया गया था 24 जनवरी 1949, जस्ट 2 दिन पहले, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारा संविधान जो है एनफोर्स हुआ था, उससे 2 दिन पहले ही ये बना था, क्या बना था, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। ठीक। फिर 24 जनवरी को ही हमारा नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी को ही। ये भी ध्यान में रखना है आपने। सॉरी, यहाँ पे 1949 नहीं होगा, 1950 होगा, 1950 1950। ठीक, 2 दिन पहले 1950 होगा ना। एक दो डेटें और है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस ना हो जाए। वो पहले बता देता हूँ कि हमारा संविधान जो है वो कब अडोप्ट किया गया था। और अडोप्ट और एनफोर्स, ये दोनों अलग अलग डेटे हैं, आपको मालूम होगा। एनफोर्समेंट कब हुआ था और अडोप्ट कब हुआ था। इसको कमिसमेंट भी बोलते हैं, मतलब शुरुआत कब हुई थी, कमिसमेंट। अडोप्टेड कब हुआ था, अडोप्ट कब किया गया था, यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1949 को किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया, कोई बताएगा। जब यहाँ पे हम इसको इन्फोर्स कर सकते थे तो यहाँ पे क्यों किया गया 2 महीने के बाद। ठीक है, क्यों किया गया था, क्योंकि इन 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। और इसी डे को कोमेमोरेट करने के लिए हमने इसी दिन को अपना संविधान जो है वो एनफोर्स किया गया था। यही कारण था कि हमने 2 महीने का और वेट किया। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोविज़न इसके अडॉप्ट कर लिए गए थे जो कि आपको ज़रूरी नहीं है पता हो, बस इतना इस एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट इतना काफ़ी है। राइट, ये कारण आपको पता होना चाहिए।
ये डेट्स आपको पता होना चाहिए। और कुछ और डेट्स हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को भी अडोप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग को कब अडोप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1949। 1949 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एक और, टोटल कितने सेशन कंडक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो देयर वर 11 सेशन, लिख लीजिए 11 सेशन कंडक्ट किए गए थे। 11 सेशन। और कितने दिन, ये कितने साल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चली? जैसे 9 दिसंबर को बनी थी ना, और 26 नवंबर कितने हुए? ये हुए 2 years 11 months। ये 1946 था, ये 1949। अगर ये थोड़ा सा 9 दिसंबर हो जाता तो पूरे 3 साल हो जाते, मतलब 3 साल से थोड़ा सा कम। तो 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक, 18 days, इतने दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। 11 सेशन चले, मतलब 11 सेशन, 2 is 11 month एंड 18 days। ठीक। और क्या है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसके बाद ख़त्म हो गई थी? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। हमने संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज का टाइम पीरियड लिया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा संविधान जो है वो अडोप्ट कर लिया था। और उसके बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ख़त्म की गई थी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ख़त्म नहीं किया गया था, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, इसी को हमने हमने क्या बना दिया था? प्रोविजनल पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट तो उस टाइम था नहीं, इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए थे, तो पार्लियामेंट का काम ऑलरेडी ये कर रही थी, मतलब एज लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जब 24 जनवरी को लास्ट इसका जो सेशन हुआ था, ये भी याद रख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट सेशन इसका कंडक्ट हुआ था, तब हमने इसको एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट इसको बनाया गया था, एंड फ्रॉम 26 जनवरी 1950 के बाद से। ठीक। और कब तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट रहा? तब तक जब तक हमारा न्यू पार्लियामेंट नहीं बना। न्यू पार्लियामेंट नहीं बना। और ये कब बना था? आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-1952। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? फर्स्ट जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के लिए इलेक्शन कब कंडक्ट किए थे? 1951-52। ठीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक बार स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। और ये किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए आपको ही समझ आएगा डेट्स वगैरह कि इनका क्या मतलब था, क्यों लिखी गई थी। अगर आपने रनिंग नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप एक बार बना लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट लेके। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम देखते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। और कुछ एक और पर्सनैलिटी है, उनको हम कर लेते हैं। और जो हमने बोरो किया था आइडियाज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बताइए प्लीज़। V.N. राव जी, ये भी क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। V.N. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट यही है।
एंड उसके बाद आप याद रखना चाहें तो सेक्रेटरी का नाम याद रख सकते हैं कि सेक्रेटरी कौन थे। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये थे HVR अयंगर। अयंगर HPR से याद रख लेना, जो सेक्रेटरी थे। ठीक, इतना ही है। बाकी याद रखना चाहें तो एलिफेंट जो था, एलिफेंट वाज अडोप्टेड एज द सील, सिंबल, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एलिफेंट याद रख लेना। एलिफेंट मतलब इस तरह से याद रख लेना कि हमने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, तो बहुत बड़ा क्या होता है, एलिफेंट होता है। तो आपको याद रह जाएगा, अब आप भूलेंगे नहीं। पहली बात, BN राव जी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। सेक्रेटरी साहब कौन थे, HVR। सेक्रेटरी साहब HVR। तो ऑलमोस्ट हमने मेजर मेजर थिंग्स कर लिए, मेजर के सब कुछ ही कवर कर लिया, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद हम MCQ करेंगे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। तो 1934 में M.N. रॉय जी, याद है ना क्या, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रपोजल को फर्स्ट टाइम रखा था। वो कौन थे, M.N. रॉय। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया था। किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो उसके अंडर हमने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट। फिर हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या सोवरेन बॉडी है या नॉन सोवरेन बॉडी है। तो 1947 से पहले जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, उससे पहले ये नॉन सोवरेन बॉडी थी। ये काम किसके अंडर कर रही थी, कैबिनेट कमीशन के अंदर काम कर रही थी। और इसको कोई भी कानून को बदलने का अधिकार नहीं था, इसको सिर्फ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था। लेकिन 1947 के बाद इसको एक और फंक्शन दे दिया गया एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जहाँ पे ये अपना कानून बना सकते थे, अपनी इच्छा शक्ति से कैसा भी कानून, कैसा भी संविधान बनाया जा सकता था। इसलिए इसको सोवरेन बॉडी कहा जाता है 1947 एक्ट के बाद। और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ ओरिजिनली 389 थी, उसको रिड्यूस करके 299 कर दिया गया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान के मेंबर थे वो छोड़ के चले गए थे। थर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब जो मेंबर्स थे, क्या वो इलेक्टेड थे या नॉन इलेक्टेड थे, तो दोनों ही थे, दोनों ही थे। क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर थे वो प्रोविंसेस थे, इलेक्टेड होकर आए थे। और जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। और जो इलेक्टेड मेंबर थे, क्या वो डायरेक्टली थे या इनडायरेक्टली थे, या इनडायरेक्टली थे। और कौन सा मेथड यूज़ किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। इसको किसने, इसके अध्यक्ष थे जो फर्स्ट मीटिंग के, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे। और फ्रेंच प्रैक्टिस को हमने इसमें यूज़ किया था। ठीक। इसके बाद जो 11 दिसंबर थी 1946, उसमें हमने अपने प्रेसिडेंट को चुना था ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट वाज श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड उसके बाद हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट कितने थे। तो वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनके नाम थे HC मुखर्जी। मैंने कहा था हाई कोर्ट से याद रख लो, HC मुखर्जी। और दूसरे थे VT कृष्णा नामचारी। नामचारी याद रख लेना, कि इनके नाम याद रखने वाले जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। HC मुखर्जी, VT कृष्णा नामचारी। एंड 1947 हमने देख लिया ये। तो जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करती थी, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे, GV मालवंकर। और जब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह काम करते थे, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटीज़ कितनी थी टोटल, इसमें हमने देखा था कि 22 कमेटी थी। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे वो थे अपने बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कितने थे? वो थे 7 मेंबर्स। ठीक है। और अ, हाँ, कुछ मेजर्स इनकी अदर्स कमेटीज थी, जैसे यूनियन से रिलेटेड होगी या स्टेट से रिलेटेड होगी तो आपने डायरेक्टली याद रख देना नाम नेहरू। अगर प्रोविंसेस से होगी या माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट से होगी तो आपने सरदार पटेल जी का नाम याद रखना है। अगर स्टेयरिंग कमेटी है, ये रूल कमेटी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मतलब ये 4 नाम आपको कमेटी से याद रखने हैं। बी आर अम्बेडकर आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी, नेहरू आपको पता है यूनियन एंड स्टेट, प्रोविंसेस एंड माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट आपको सरदार पटेल जी का नाम याद रखना है। और जब रूल एंड स्टेयरिंग कमेटी की बात आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपको याद रखना है नाम। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब ये पेश किए गए थे? 4 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर से 4 दिन के बाद, दैट इज 13 दिसंबर को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। सब इंपॉर्टेंट डेट्स। मई 1949 में क्या किया था? मई में सबसे पहले कॉमनवेल्थ नेशन के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए हमने मेंबरशिप अडोप्ट किया गया था, मई 1949। उसके बाद कौन सी डेट आती है? 22 जुलाई, वहाँ पे हमने नेशनल फ्लैग। और उसके बाद कौन सी डेट आती है? 26 नवंबर, जब हमने अपने संविधान को अडोप्ट किया गया था। अडोप्ट एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी को, 1950 को। और 24 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसमें हमने 2 चीज़ें की थी, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। सॉन्ग और एंथम 1950 में, फ्लैग 22 जुलाई को 1949। ठीक है। टोटल कितने सेशन कंडक्ट किए थे? 11 सेशन टोटल कंडक्ट किए गए थे। कितने साल तक ये चले थे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भंग कर दिया गया था? नहीं, इसको भंग नहीं किया गया था। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946। लास्ट मीटिंग कब थी? लास्ट मीटिंग थी 24, जब हमने मतलब ऐसा समझ लो कि जब हमने नेशनल एंथम गाया था, नेशनल सॉन्ग गाया था, उसी टाइम पे इनकी लास्ट मीटिंग थी। तो लास्ट मीटिंग कब थी? 24 जनवरी 1950। और उसके बाद तभी इसको क्या बना दिया गया था? प्रोविजनल पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट तो उस टाइम था नहीं, तो इसको ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का बनाया गया था। और तब तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट रहा, तब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं बना आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें एक दो नाम और हैं, जैसे बी एन राव जी, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे। एंड सेक्रेटरी कौन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? एच बी आर अयंगर। एंड एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एलिफेंट मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बहुत टाइम भी लिया। तो एलिफेंट वाज द सील ऑफ दैट थिंग। राइट। तो ये सब था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लेकर। आई थिंक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, क्योंकि बहुत बड़ा ही वीडियो बन रहा था। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम छोटा वीडियो बने, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें कुछ और भी बताना था, लाइक बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसमें उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है, इसका मैं एमसीक्यू भी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।